हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज हम कारक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं जैसे कारक के प्रकार। ठीक है, कारक के प्रकार मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में लिखवा दिए थे। ठीक है, तो अब हम उनके विभक्ति चिन्ह लिखने पर उनके सामने हमें कारक के प्रकार के नाम भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ जैसे पहला कौन सा था हमारा, कर्ता कारक था। दूसरा क्या था, कर्म कारक। तीसरे पे है हमारा करण कारक। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। पांचवा है हमारा अपादान कारक। छठा है हमारा संबंध कारक। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। आठवां है हमारा संबोधन कारक। ठीक है, ये हमारे कारक के प्रकार थे। ठीक है, अब हम इनकी विभक्ति चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कारक के जो प्रकार होते हैं इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। उन्हीं की सहायता से हम जान पाते हैं कि कारक में मतलब कौन से उदाहरण में कौन सा वो कारक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे चिन्ह जिनको विभक्ति चिन्ह होते हैं और इनको दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। मैंने आपको कहा था ना, ऊपर लिख देती हूँ परसर्ग। ठीक है, अब कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या बनता है, ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को। के लिए या को। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के भाव में, अलग होने का भाव। ठीक है, फिर हमारा छठा है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह बनता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह बनता है हमारे में, पे, पर। ठीक है, फिर है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है जैसे हे, रे, अरे, ओ। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी अच्छी तरीके से समझाया था कि आप लोग अगर, क्योंकि आप लोगों को कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में पता रहेगा या ये याद रहेंगे तो ही आप उदाहरण में जान पाओगे कि इनमें कौन सा कारक है। अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो आप लोग शायद नहीं जान पाओगे कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, अलग होने का भाव, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, रे, अरे, ओ। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो तो आपको अच्छी तरीके से और याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर्ता कारक के जो प्रकार कारक के जो प्रकार है इनको, इनकी जो डेफिनेशन होती है उनको शॉर्ट रूप में आपको समझा रही हूँ
ठीक है, छोटे रूप में आपको समझा रही हूँ तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा तो उसकी आप परिभाषा थोड़ी बड़ी रूप में आप और बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपको छोटे रूप में समझा रही हूँ, बड़े जो परिभाषा है वो भी आपको मैं समझाऊंगी और उसके उदाहरण भी आपको मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहले हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। कर्ता कारक किसे कहते हैं? ठीक है, कर्ता कारक मैंने आपको बताया था उदाहरण में कि जिसमें क्रिया की जाए। ठीक है, जो क्रिया करने वाला हो, जिसमें क्रिया की जाए। ठीक है, या जो करने वाला हो, जो क्रिया करने की जाए। ठीक है, ये कर लेना। फिर है दूसरा हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या होता है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि जिसमें काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा करण कारक। तो करण कारक में क्या होता है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए। ठीक है, जिसकी सहायता लेकर कोई कार्य किया जाए। जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि रतन चाकू से सब्जी काट रहा है, यानी कि उसने सब्जी काटा तो उसने चाकू की सहायता ली। ठीक है, तो उसमें हमारा करण कारक आता था। तो मैं यहाँ लिख दूँ शॉर्ट में, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। ठीक है, चौथा है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में होता है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, जिसके लिए कोई दूसरा है तो उसके लिए हम जो भी खरीदते हैं या जो भी उसके लिए लेते हैं तो उसके लिए कोई कार्य किया जाए तो उसको ही हम संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे यहाँ लिख दो शॉर्ट रूप में, जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, पांचवा है हमारा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है या स्थान है या व्यक्ति है तो उससे दूर होने का भाव होता है। ठीक है, उससे जो अलग होने का भाव होता है उसको ही हम अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दूँ, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का दूर होना। ठीक है, फिर हमारा आता है संबंध कारक। संबंध कारक का होता है कि एक संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द को जोड़ा जाना, उसको ही हम संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से जोड़ा जाए। ठीक है, उसको हम संबंध कारक कहेंगे। फिर है हमारा अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि कोई क्रिया करने वाला हो। ठीक है, या फिर क्रिया को करने के लिए किसी आधार का लिया जाए। ठीक है, जैसे कि क्रिया को करने के लिए किसी आधार की सहायता ली जाए, उसे ही हम अधिकरण कारक कहेंगे। आधार का प्रयोग किया जाए उसी को ही हम अधिकरण कारक कहेंगे। ठीक है, फिर है हमारा आठवां, जो कि है हमारा संबोधन कारक। आठवां हमारा क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है कि किसी और को संबोधित करके कहा जाए। ठीक है, जैसे
जिसे संबोधित करके कहा जाए। ठीक है, अब देखो वापस एक बार बता रही हूँ, आपको रिपीट करवा रही हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कर्ता कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ठीक है, इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, अलग होने का भाव। अब जैसे आप लोग कहोगे कि कर्ण में भी से है, ठीक है, अपादान में भी से है, तो दोनों सेम हो गए, लेकिन करण में तो है कि से यानी कि के द्वारा, यानी कि किसी सहायता से लिया कोई कार्य किया जाए तो उसमें तो इस से का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें करण कारक आ जाएगा, सहायता वाला जो काम हो उसमें करण आएगा। और अपादान कारक यानी कि से, इसमें अलग होने का भाव है। अगर उदाहरण में कोई अलग होने का आपको पता चलता है कि इसमें कोई चीज़ अलग हो रही है या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, तो उसमें अगर से शब्द आए तो उसमें आपको अपादान कारक करना है। ठीक है, जैसे फिर संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में हो गया जैसे में, पे, पर। संबोधन का हो गया हे, रे, अरे, ओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कारक के प्रकार जो है उनको मैंने आपकी इनकी डेफिनेशन जो है जो शॉर्ट रूप में समझाई है, जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इनकी जब फिर परिभाषा पूरी करेंगे, जैसे एक एक को हम पढ़ेंगे वापस से, ठीक है, तो उसमें हमारे क्या है कि हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या होगी और इसके उदाहरण क्या निकलेंगे। ठीक है, आप लोग आज का काम ये है आपका कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे, और अगर आपके पास रफ नोटबुक है तो उसमें लिख लो, या फिर कोई पिछले साल वाली कोई आपके पास में हिंदी की नोटबुक थोड़ी सी खाली है तो पीछे के पेज में आप इनको आराम से कर सकते हो, जिनसे कि आप लोग इनको एक बार रिवाइज कर लोगे आराम से और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।